तो बच्चों, अपन ने दंत संरचना के बारे में देख लिया है। अब अपन दंत विन्यास के बारे में देखना जा रहे हैं। दंत विन्यास क्या है? जबड़ों पर दांतों की व्यवस्था को हमने क्या कहा है? दंत विन्यास कहा है। यानी कि जबड़ों पर दांतों की जो व्यवस्था है उसको हमने क्या कहा है? दंत विन्यास कहा है। दंत विन्यास से संबंधित हमारे पास में कुछ शब्दावली है जिसका एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। एक बार दंती, द्विबार दंती, गर्त दंती, विषम दंती। इन शब्दों का क्या मतलब है उसको पहले अपन देखते चले जाएंगे। एक बार दंती यानी कि ऐसे दांत जो जीवन में एक बार आते हैं उन्हें हम एक बार दंती कहेंगे। जो जीवन में एक बार आएंगे उन दांतों को हम क्या कहेंगे? एक बार दंती कहेंगे। ऐसे दांत कौन कौन से होते हैं? प्रीमोलर व अंतिम मोलर। प्रीमोलर और अंतिम मोलर जो है वो एक बार दंती है और इनके नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं द्विबार दंती। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्विव यानी दो, यानी ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विबार दंती। और ये दांत कौन कौन से होते हैं? हमारे इंसीजर, हमारे कैनाइन, हमारा प्रथम व द्वितीयक मोलर, ये क्या कहलाते हैं? द्विबार दंती कहलाते हैं। और ऐसे दांतों की नंबर्स कितने, संख्या कितनी है? 20 है। तो यहां पर द्विबार दंती जो जीवन में 2 बार आते हैं और वो कौन कौन से हो गए? इंसीजर, कैनाइन, प्रथम व द्वितीय मोलर, और इनके नंबर्स कितने हो गए? 20 हो गए। फिर अपने पास में गर्त दंती। गर्त दंती किसे कह गए? ऐसे दांत जो अस्थि की गुहा में धसे होते हैं या स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गर्त दंती कहेंगे। फिर हम देखेंगे विषम दंती। ऐसे दांत जिनकी संरचना व कार्य भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। क्या कहेंगे? विषम दंती कहेंगे। जिनके कार्य और संरचना क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे? विषम दंती कहेंगे। इसको हम सभी शब्दों को इस डायग्राम, इस संरचना के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। ये डायग्राम, इस संरचना आपको जो नजर आ रही है, इसके अंदर हमने यहां पे लिखा है इंसीजर 1 और 2 पे, 3 नंबर पे हमने कैनाइन लिखा है, 4th 5th नंबर पे हमने प्रीमोलर लिखा है और 6th 7th 8th नंबर पे हमने मोलर लिखा है। बच्चों ध्यान रखिए, ये हमने क्या बनाया है? जो बनाया है, जबड़ा बनाया। और जबड़े के एक साइड में, आप इसको दायां या बाएं कह सकते हैं, एक साइड के अंदर हमने इसको 8 दांतों की व्यवस्था को व्यवस्थित किया है और इसी प्रकार दूसरी साइड के अंदर यानी बाईं ओर भी 8 दांत होंगे। यानी ऊपरी जबड़े में टोटल कितने होंगे? 16। 8 दाईं और 8 ही बाईं ओर। इसमें पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? इंसीजर। जो हम मुख खोलते हैं हमें जो सामने जो नजर आते हैं वो कौन से? इंसीजर। उनकी संरचना कैसी होती है? वो छेनी के समान होते हैं और इनका कार्य क्या है? ये भोजन को कुतरने में सहायक होते हैं। दूसरा हमने 3 नंबर पे क्या लिखा है? कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं वो लंबे और नुकीले होते हैं और ये चीर फाड़ करने में सहायक होते हैं। जो मांसाहारी जंतु हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, उनमें कैनाइन जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं। लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि खरगोश है, उनके अंदर कैनाइन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में एक गैप, एक जगह बन जाती है जिसे हम डायस्टेमा कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा 4th और 5th नंबर पे प्रीमोलर। ये जो दांत होते हैं ये त्रिकोणीय होते हैं और ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को चबाने में कौन सहायक है? प्रीमोलर, और इनकी त्रिकोणीय संरचना है। 6, 7, 8 नंबर पे हमने क्या लिखा है? मोलर, जो चौकोर होते हैं और ये भी भोजन को चबाने में सहायक करते हैं। तो भोजन को चबाने में सहायक हो गया कौन? प्रीमोलर एवं मोलर। भोजन को चीर फाड़ करने में कौन है? कैनाइन। और इंसीजर जो है वो कुतरने में सहायक होता है। तो यहां पर 1st 2nd इंसीजर, 3rd नंबर कैनाइन, 4th 5th नंबर प्रीमोलर, 6, 7, 8 नंबर पे मोलर। इसी प्रकार बाईं ओर भी यही व्यवस्था, यही विन्यास आपको देखने को मिलेगा। तो यानी हमारे ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में भी 16 दांत उपस्थित होते हैं। अब हम आगे देखेंगे दंत सूत्र। दंत सूत्र हम 3 अलग अलग जो है आयु के अंदर देखा है, बच्चों में, 17 साल के व्यक्ति में और वयस्क के अंदर। सबसे पहले अपन बच्चों में देखते हैं। बच्चों के अंदर हम देखेंगे कि जो इंसीजर है वो 2 ऊपर होंगे और 2 ही क्या होंगे? नीचे। अब 2 ऊपर 2 नीचे का मतलब दाएं बाएं हमको काउंट करना है। 2 दाएं साइड में है तो 2 क्या होंगे? बाएं साइड में होंगे। यानी 2 ऊपर है और 2 क्या है? नीचे।
दो दाईं और दो बाईं ओर। उसी प्रकार कैनाइन एक ऊपर एक नीचे। प्रीमोलर जो है यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है, जिसको हमने 0 से लिखा है। और जो मोलर है वो 2 ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए, ऊपर 2 1 3 और 2 5, नीचे भी कितने हो गए 2 1 3 2 5, यानी 5 ऊपर है और 5 नीचे है। ये कौन सा है, दायां भाग है। बाएं भाग की ओर भी इसी प्रकार की व्यवस्था, इसी प्रकार का विन्यास होगा। तो हमने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से गुना कर दिया, तो 5 से 2 से गुना किया तो 10, और नीचे भी 5 से 2 से गुना किया तो 10, यानी टोटल कितने हो गए 20। यानी 10 ऊपरी जबड़े में और 10 निचले जबड़े में दंत होते हैं। कब, जब हम बच्चों की आयु की बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे 17 साल के व्यक्ति में। 17 साल के व्यक्ति में इंसीजर जो है वो 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन एक ऊपर एक नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे और मोलर 2 ऊपर 2 नीचे, यानी टोटल ऊपर कितने हो गए 7 और नीचे भी कितने हो गए 7, एक साइड के अंदर दाएं भाग में। बाएं भाग में भी अपन इसको काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर कितने हो गए 14, नीचे कितने हो गए 14, तो टोटल कितने हो गए 28 दांत। इसी प्रकार वयस्क अवस्था में इंसीजर जो है वो 2 ऊपर और 2 नीचे, कैनाइन एक ऊपर एक नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे और मोलर 3 ऊपर 3 नीचे, यानी ऊपर कितनी हो गई काउंट करेंगे तो 8 और नीचे भी काउंट करेंगे तो 8। अब दाईं ओर 8 8 आ गए तो बाईं ओर भी 8 8 आएंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ऊपर 16 और नीचे भी 16, टोटल कितने हो गए 32 32। यानी कि हमारी बच्चों की आयु में कितनी होती है 20, 17 साल के व्यक्ति में कितने होते हैं 28 और वयस्क अवस्था में कितने होते हैं 32 दांत उपस्थित होते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या हो गया 2102 बटा 2102। 17 साल के व्यक्ति में कितना हो गया 2122 बटा 2122 और वयस्क अवस्था में दंत सूत्र क्या हो गया 2123 बटा 2123 हो गए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। 17 साल के व्यक्ति में प्री मोलर जो है वो आ जाते हैं, लेकिन मोलर अभी भी, थर्ड मोलर अभी भी अनुपस्थित है। और वयस्क अवस्था में थर्ड मोलर आ जाता है। तो वयस्क अवस्था हम कब से काउंट करते हैं 18 साल के बाद में। तो 18 साल के बाद में एक हम मजाकिया लहजे में कहते हैं कि 18 साल की बाद में ही जो है अकल आती है। तो इसीलिए थर्ड मोलर को, अंतिम मोलर को हम अकल डार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस को अपन देखेंगे कि यहां पर शिशुओं के अंदर जो दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। इन अस्थायी दांत को हम मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ, प्राथमिक दांत भी कहते हैं। ये अस्थायी जो दांत होते हैं ये ओस्टियोक्लास्ट की सक्रियता से गिराए जाते हैं। यानी कि जो द्विबार दंती जो हम दांत कह रहे हैं, जिनके नंबर 20 है, ये जीवन में 2 बार आते हैं। और ये किसके कारण आते हैं, ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं की सक्रियता के कारण आते हैं। और ये कौन कौन से दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रथम व द्वितीयक मोलर, पहली बात। दूसरी बात, एक बार दंती जो थे वो कौन कौन से थे, प्री मोलर और अंतिम मोलर, उनके नंबर कितने होते हैं 12। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बार दंती कितने होते हैं, आप कहेंगे 12। द्विबार दंती कितने होते हैं, आप कहेंगे 20। आपको पूछा जाएगा एक बार दंती दंत होते कौन से हैं, आप कहोगे प्री मोलर व अंतिम मोलर। आपको पूछा जाएगा द्विबार दंती दांत कौन से होते हैं, आप कहोगे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रथम व द्वितीयक मोलर। अकल डार्ट किसको कहा गया है, अंतिम मोलर को। ये कब आता है, ये वयस्क अवस्था में आता है, अमूमन 18 साल के बाद में आता है। तो यहां पर ये हमारी दंत विन्यास की व्यवस्था होती है। हाँ तो बच्चों, हमने जैसा कि मुख गुहा के अंदर दंत की संरचना और तालु की संरचना हमने कर रखी है। अब इसके बाद अपन आज जो बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जीवा। तो जीवा जो है, जिसे हम टंग के नाम से भी जानते हैं, यह मुख गुहा के फर्श पर उपस्थित एक मांसल, चपटी, लसलसी संरचना होती है। कहाँ उपस्थित होती है, मुख गुहा के फर्श पर उपस्थित एक मांसल, चपटी, लसलसी संरचना होती है, जिसका अग्र भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी किसी भी दूसरी संरचना से अटैच नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है। पश्च भाग जो होता है वो हायोड अस्थि से जुड़ा होता है। हायोड अस्थि जो है वो बच्चों आप बोन्स के अंदर जब अपन कंकाल तंत्र पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हायोड एक ऐसी अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती है।
यह अस्थि जो है ये जीवा के पश्च भाग में स्थित होती है। जो जीवा होती है, हमने कहा कि वो मुख गुहा के फर्श पे स्थित होती है, तो मुख गुहा के फर्श पे स्थित होगी तो यानी कि वो फर्श से अटैच भी होगी, और वो फर्श से अटैच होती है किसके द्वारा? फ्रेनुलम लिंगवी के द्वारा। फ्रेनुलम लिंगवी जो होता है एक लचीली लिगामेंट संरचना होती है जो कि जीवा को मुख गुहा के फर्श से अटैच करती है। इसी वजह से हम जीवा को मूवेबल भी करा पाते हैं क्योंकि लचीली लिगामेंट संरचना है। जीवा पर 3 प्रकार की स्वाद अंकुर या स्वाद पेपिला पाई जाती है। वो स्वाद पेपिलाएं कौन कौन सी हैं? सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म एवं फंजीफॉर्म। कौन कौन सी संरचना हो गई है? सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। ये तीनों जो अंकुर हैं, जो पेपिला हैं, ये जीव पर उपस्थित होते हैं। फोलिएट अंकुर जो होता है वो मनुष्य में अवशेषी होता है। ऐसा माना जाता है कि भ्रूणीय अवस्था में सक्रिय होता है, लेकिन अभी अपने मनुष्य में जो है आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद में ये अवशेषी जो है अंकुर होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन ने जो जीवा की संरचना बनाई है, जो चित्र बनाया है, उसका अपन डिटेल करने जा रहे हैं कि इसकी संरचना में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से इसके अंदर अंग आते हैं, संरचनाएं आती हैं। सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोरामेन सीकम जो शब्द लिखा है, फोरामेन सीकम क्या है? एक पोर, एक छिद्र जैसी संरचना होती है जो टंग के जीवा के पश्च भाग में स्थित होता है। ये भ्रूणीय अवस्था में थायरोग्लोसन नलिका का भाग होता है। ये थायरोग्लोसन नलिका क्या है? ये थायराइड ग्रंथि को मुख गुहा के अंदर आकर खोलता है, उससे जोड़ता है। लेकिन जन्म के बाद में ये अवशेषी अंग के रूप में, अवशेषी संरचना के रूप में हमारी जीवा के पश्च भाग में स्थित होता है। क्या? फोरामेन सीकम। पश्च भाग में लिंगुअल टॉन्सिल उपस्थित होते हैं, और इस लिंगुअल टॉन्सिल जो होते हैं इसके आगे की ओर यानी अग्र भाग की ओर वी आकार की संरचना होती है। उस वी आकार की संरचना को बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, और वी आकार की संरचना जहां पर आपके मिलती है वहीं पर फोरामेन सीकम आपको देखने को मिलेगा। ये जो सल्कस टर्मिनलिस है, इसके समांतर, इसके पैरेलल सर्कमवेलेट नाम के अंकुर पाए जाते हैं। सर्कमवेलेट जो अंकुर होते हैं वो संख्या में कम होते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं और गोलाकार होते हैं। इनकी संख्या 8 से 12 मानी जाती है और इन पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो पहला कौन सा स्वाद कलिकाएं हो गई, अंकुर हो गया? सर्कमवेलेट। कहां उपस्थित है? सल्कस टर्मिनलिस के समांतर उपस्थित है। आकार में कैसी है? बड़ी है। उसका क्या है, शेप कैसा है? गोलाकार है। और संख्या में कितनी है? 8 से 12 है। और स्वाद कलिकाएं उन पे क्या है? उपस्थित है। इसके नीचे लिफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती के जैसी संरचना होती है जिन्हें हम फोलिएट कहते हैं। ये फोलिएट अंकुर जो है, जैसा कि अपन ने पहले भी बात की, ये मनुष्य में क्या है? अवशेषी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिलीफॉर्म अंकुर को। फिलीफॉर्म अंकुर जो होते हैं वो ऑल ओवर टंग पे यानी जीभ के संपूर्ण सेक्टर में पाई जाती हैं। ये एक सफेद रंग के धागे सदृश संरचना होती है जिन पर स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ध्यान रखिए, फिलीफॉर्म अंकुर जो है, पेपिला है, उस पे स्वाद कलिकाएं क्या होगी? अनुपस्थित होगी। संख्या में सबसे ज्यादा है और पूरे टंग पर उपस्थित है, लेकिन स्वाद कलिकाएं इनमें क्या है? अनुपस्थित है। अंत में अपन देखेंगे फंजीफॉर्म अंकुर, फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला जो होती है वो गुलाबी रंग की होती है, गोलाकार होती है और ये अग्र भाग पर सघन रूप से उपस्थित होती है। कुछ पश्चिम भाग में भी होगी लेकिन अग्र भाग पर विशेष रूप से सघन रूप से ये पाई जाती है और इन पर स्वाद कलिकाएं भी उपस्थित होती हैं। और एक विशेष बात आप ध्यान रखें कि फंजीफॉर्म अंकुर के कारण ही जीभ का रंग जो है वो गुलाबी रंग का होता है। तो यहाँ पर कितनी प्रकार के अंकुर जीभ पे पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, सर्कमवेलेट, फोलिएट और सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म एवं फंजीफॉर्म। क्योंकि फोलिएट तो अनुपस्थित है, ये अवशेषी है, तो सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। सर्कमवेलेट संख्या में सबसे कम लेकिन आकार में सबसे बड़ी। सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी होगी? फिलीफॉर्म, लेकिन स्वाद कलिकाएं क्या होगी? अनुपस्थित होगी। फंजीफॉर्म जो होगी वो गुलाबी रंग की होगी और उसी के कारण जीभ का रंग, जो जीवा का जो रंग है वो गुलाबी रंग का होता है। किसके कारण? फंजीफॉर्म के कारण।
इसके अलावा हमें एक चीज ये और देखने को मिलता है कि जीव के ऊपर, जीवा के ऊपर कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के स्वाद को ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनकी पहचान कर पाते हैं, जिसको हमने देखा है। यहाँ पे हमने इस डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा उन क्षेत्र को, उन एरिया को हमने वितरित किया है उनके स्वाद के अनुसार। जैसे कि आपको अग्रभाग में नजर आ रहा है, अग्रभाग जो है वो मीठे स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है, यानी वहां पर मीठा जो है वो स्वाद जो है पहचाना जाता है। इसके पीछे यानी पार्श्व भाग में, पीछे की ओर पार्श्व भाग में, दोनों ओर पार्श्व भाग में कौन सा स्वाद पहचाना जाता है? नमकीन स्वाद पहचाना जाता है। उस नमकीन स्वाद के पीछे का पार्श्व भाग जो होता है वो खट्टे के स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वो खट्टा स्वाद को पहचानता है। और जीवा के पश्चिम भाग में, पीछे की ओर और मध्य भाग में, पश्चिम भाग और मध्य भाग में कड़वा स्वाद के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसकी पहचान की जाती है। इस प्रकार जीवा पर मुख्यतः 4 प्रकार के स्वाद क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अग्र भाग में मीठा, अग्र पश्चिम भाग, पार्श्व भाग के अंदर नमकीन, पश्चिम पार्श्व भाग के अंदर खट्टा और पश्चिम मध्य भाग के अंदर कड़वा स्वाद का ग्रहण जो है पहचान किया जाता है। तो इस प्रकार जो जीवा है वो हमारे पाचन तंत्र का एक मुख्य भाग है, जो कि 3 मुख्य रूप से कार्य में भाग लेती है। पहला कि ये स्वाद के पहचान में काम में लेते हैं, पहचान में ये सहायता करती हैं। दूसरा, ये भोजन के लुगदी बनाने में भी सहायता करती हैं। और तीसरा, ये जो भोजन को हम निगलते हैं उसके अंदर भी जीवा जो है हमारी हेल्प करते हैं। और एक विशेष बात, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिए, हम जो वॉइस, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है उसको स्पीच में कन्वर्ट करने का काम भी जीवा के द्वारा होता है। तो जीवा के हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो उसका योगदान है। कौन कौन सा हो गया? भोजन के मेस्टिकेशन में, उसकी लुगदी बनाने में, भोजन को निगलने में, स्वाद को पहचानने में और साउंड को, वॉइस को स्पीच में बदलने में जीवा जो है वो हमारे सहायता करती है। हाँ, अपन अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं पाचन तंत्र के, कि देखा हमने कि भोजन जो है वो मुख से मुख गुहा में प्रवेश करते हुए ग्रसनी के द्वारा ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसनी जो होती है वो भोजन के लिए, वह वायु के लिए कॉमन पाथ होता है, सामान्य मार्ग होता है। हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भोजन जो है वो श्वसन मार्ग में न जाके केवल ओएसोफेगस में, आमाशय के अंदर यानी भोजन मार्ग में ही जाता है। यहाँ पर अपन एक टेक्निकल चीज है जिसको हम समझने जा रहे हैं। देखिए, फेरिंक्स के एंड पे 2 प्रकार के आपको छिद्र देखने को मिलेंगे। एक छिद्र होगा जो पृष्ठीय होगा और ऊपर की ओर होगा, उसे हम गलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? गलेट कहेंगे। एक पृष्ठीय ऊपरी छिद्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे? गलेट कहेंगे। और नीचे की ओर एक अधरीय छिद्र होगा जिसे हम ग्लोटिस कहेंगे। ये जो ग्लोटिस है ये श्वसनीय मार्ग को गार्ड कर रहा है और जो गलेट है वो यहाँ पर भोजन नलिका यानी ओएसोफेगस को गार्ड कर रहा है। तो जैसे ही जब भोजन अंदर ग्रसनी से इस गलेट की ओर प्रवेश करता है तो यहाँ पर एपिग्लोटिस जो होता है, एक उपास्थि की संरचना होती है, ये यहाँ पर ग्लोटिस छिद्र को क्या कर लेती है? ढक लेती है। ग्लोटिस छिद्र को ढकने के साथ साथ में फेरिंक्स भी अपने आप को ऊपर की ओर उठाता है, ऊपर की ओर लिफ्ट कराता है। इसलिए बच्चों, आपने देखा होगा जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा जो गर्दन का जो हिस्सा है, हम इंटरनली जो हम फेरिंक्स कह रहे हैं, ये ऊपर नीचे की ओर हो रहा है। यानी कि जो फेरिंक्स की जो वॉल है, जो दीवारें हैं, वो ऊपर नीचे की ओर होती है। तो जब अपन भोजन निगल रहे होते हैं, फेरिंक्स से अपने आप को ऊपर की ओर उठाता है और उसी समय एपिग्लोटिस जो है वो यहाँ पर ग्लोटिस छिद्र को क्या कर लेता है? ढक लेता है। तो यहाँ पर इसको ढकने से क्या होगा कि भोजन के जो कण होंगे वो श्वसन नलिका में नहीं जाएगा, वो भोजन कहाँ जाएगा? भोजन नलिका में, ओएसोफेगस में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर भोजन किसके थ्रू प्रवेश कर रहा है? गलेट के थ्रू, पृष्ठीय ऊपरी छिद्र के थ्रू। और ये भोजन जो है ये कहाँ प्रवेश कर गया? ओएसोफेगस में, ग्रसिका में प्रवेश कर गया। अब ये ग्रसिका के अंदर, ग्रसिका से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? आमाशय के अंदर। उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। यह हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने ग्रसिका और आमाशय दोनों को देख रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ग्रसिका की। तो ग्रसिका जो है,
जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओइसोफेगस कह रहे हैं, या इसको भोजन नलिका यानी फूड पाइप भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पे जितनी गर्दन की लंबाई ज्यादा होगी उतनी ही ओइसोफेगस की लंबाई भी ज्यादा होगी। इसीलिए सबसे लंबी जो ओइसोफेगस होती है वो जिराफ में पाई जाती है। हमारे अंदर इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो ओइसोफेगस है, इसका जो सिरोसा भाग जो होता है, सिरोसा, यहाँ पर जैसा कि अपन हिस्टोलॉजी इसकी उत्तकीय संरचना के बारे में पढ़ने जाएंगे, उसके अंदर सबसे जो बाहर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कह रहे हैं? सिरोसा। ये जो सिरोसा होता है ये सफेद तंतुक संयोजी ऊतक का बना होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का न बनके किसका बना होता है? सफेद तंतुक संयोजी ऊतक का बना होता है। इसलिए इस सिरोसा को यहां पर हम ट्यूनिका एडवेंशिया के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ट्यूनिका एडवेंशिया के नाम से। क्यों नाम रखा? क्योंकि ये सफेद संयोजी ऊतक का बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का नहीं बना हुआ है। इस ओइसोफेगस के अंदर किसी प्रकार की भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, किसी तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है। लेकिन हमें ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि पाचक ग्रंथि नहीं है तो क्या पाचन नहीं होगा? पाचन उपस्थित है। पाचन क्यों उपस्थित है? क्योंकि लगातार टाइलिन एंजाइम जो है वो लगातार भोजन का पाचन करता चला जा रहा है। तो यहां पर ओइसोफेगस से पाचन तो उपस्थित होगा लेकिन पाचन ग्रंथि उपस्थित नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर एक म्यूकस ग्रंथि उपस्थित होती है। क्या होती है? म्यूकस ग्रंथि इसके अंदर उपस्थित होती है। इसका जो अग्रभाग है, जो 1/3 अग्रभाग है, वो ऐच्छिक पेशियों का बना होता है और 2/3 जो पश्च भाग है वो अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि अग्रभाग जो ऐच्छिक पेशियों का बना होता है, वहां तक अगर भोजन पहुंचा है तो हम कुछ हद तक उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ओइसोफेगस के अनैच्छिक भाग में पहुंच चुका है भोजन तो फिर उसे निकाला नहीं जा सकता है सामान्य प्रक्रिया से। आगे अपन देखेंगे कि यहाँ पर ओइसोफेगस, जैसा कि हमने कहा, एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है, 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ये सफेद संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे ट्यूनिका एडवेंशिया कह रहे हैं। इसका सिरोसा भाग है। इसके अंदर किसी प्रकार की पाचक ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं लेकिन पाचन होता है। इसमें म्यूकस ग्रंथि उपस्थित होती है जो लगातार म्यूकस का स्रावन करती है, जिससे भोजन आगे से आगे पहुंचने में, उसके फिसलने में हेल्प करती है। इसका अग्र 1/3 भाग जो होता है वो ऐच्छिक पेशियों का बना होता है और फर्स्ट 2/3 पार्ट जो होता है वो अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। इस प्रकार भोजन ओइसोफेगस से अब कहां पहुंचेगा? आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय जो है ये यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे कहां प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड के अंदर, बाएं तरफ उपस्थित होता है। ये एक ब्रॉड थैले रूपी संरचना होता है और एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग होता है। ये जब खाली होता है, यानी इसके अंदर भोजन जब नहीं होता है, तो ये जे आकार का होता है। कैसा होता है? जे आकार का होता है। ये 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। पहले भाग को हम क्या कहेंगे? कार्डियक। दूसरे भाग को हम क्या कहेंगे? फंडस। तीसरे भाग को हम क्या कहेंगे? बॉडी। और फोर्थ पार्ट को हम क्या कहेंगे? पाइलोरस। इसके अंदर सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? बॉडी होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बॉडी होता है। और सामान्यतः भोजन का पाचन इसी भाग में होता है। किस भाग में होता है? बॉडी भाग में। फंडस भाग के अंदर जठरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं सामान्यतः। तो इस प्रकार आमाशय को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में, कार्डियक, फंडस, बॉडी एवं पाइलोरस। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बॉडी। पाचन कहाँ होता है? बॉडी भाग में, काय भाग में। जठरीय ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? सामान्य फंडस भाग में। इस भाग का नाम कार्डियक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह हृदय के पास में, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? कार्डियक रखा है। अब देखिए आगे अपन बढ़ेंगे। जो आमाशय है वो यहाँ पर पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके पेरिटोनियम के अंदर वसा ऊतक व लसिका ऊतक भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पेरिटोनियम को हम ओमेंटम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ओमेंटम के नाम से। देखिए वापस सुनिए, आमाशय जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, पेरिटोनियम से ढका है, लेकिन पेरिटोनियम के अंदर वसा ऊतक व लसिका ऊतक भी पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के पेरिटोनियम को हम क्या कह रहे हैं? ओमेंटम कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ओमेंटम कहेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? देखिए ओमेंटम जो है
आपको चित्र में डायग्राम में समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल डार्क किया है, थिक किया है, और इधर हमने कम डार्क किया है, कम थिन किया है, इसके अंदर कम थिक किया है। यहाँ पर हमने डार्क किया है, थिक किया है, ये कौन सा भाग है? दाएं भाग, और ये कौन सा है? बायां भाग। जो दायां भाग है वहां पर वसा ऊतक और लसिका ऊतक का अधिक जमाव होता है, इसलिए इसे हम बड़ा ओमेंटम या ग्रेटर ओमेंटम के नाम से जानेंगे। जो बायां भाग है, जो लेफ्ट भाग है, वहां पर वसा ऊतक और लसिका ऊतक का कम जमाव होता है, इसलिए हम इसे लेजर ओमेंटम या छोटा ओमेंटम कहेंगे। तो इस प्रकार हम समझे कि आमाशय जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड था और उसके अंदर वसा ऊतक और लसिका ऊतक भी उपस्थित थे, इसलिए हमने उसको ओमेंटम कहा। ओमेंटम जो है वो दाएं भाग में ज्यादा मोटा होता है, इसलिए उसे हम ग्रेटर ओमेंटम कह रहे हैं। बाएं भाग के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर कम होता है, इसलिए उसे हम लेजर ओमेंटम या छोटा ओमेंटम कह रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा, ओएसोफेगस से भोजन कहाँ पहुंचा? आमाशय में। किसके द्वारा पहुंचता है? कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा, या हम इसे जठरीय गर्शिकीय कपाट भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसे जठरीय गर्शिकीय कपाट कहा है। उसके द्वारा भोजन कहाँ पहुंचेंगे? आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय में जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रुकता है। कितने तक रुकता है? 4 से 5 घंटे। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे ये भोजन के नेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन खाया है, ज्यादा चटपटा मसालेदार भोजन खाया है, तो आमाशय के अंदर उसका रुकने का समय भी बढ़ता चला जाएगा। तो लेकिन सामान्यतः भोजन जो है आमाशय में कितने घंटे तक रुकता है? 4 से 5 घंटे तक रुकता है। जो भोजन आमाशय में बनेगा या जो उसकी लुगदी समान जो फॉर्म होगी, उसे हम क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। उसके अंदर HCl जठरीय रस उपस्थित होता है। इस प्रकार की भोजन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। अब देखिए, आमाशय की जो उपकला होगी, जो एपिथेलियम होगी, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक। आमाशय की जो सबसे आंतरिक उपकला होगी, एपिथेलियम होगी, उसके इमेजिनेशन अंतर्वलन से कुछ जठरीय ग्रंथियों का निर्माण होता है, जैसे कि हम जानते हैं पेप्टिक ग्लैंड है, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल है, यानी कि परिधीय कोशिका है, श्लेष्मा गिरवा कोशिका है, अर्जेंटा फाइन कोशिका है। इस प्रकार की जो जठर ग्रंथियां हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे आमाशय का भाग था, आमाशय की संरचना थी। और देखिए बच्चों, ध्यान रखिए कि सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो अभी तक हमने पाचन तंत्र में देखा है, वो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है? आमाशय है। ये एक थैले रूपी संरचना थी जो बाएं भाग में स्थित थी और ये 4 भागों में बटी होती है, और इसके एपिथेलियम जो होती है उसके अंतर्वलन से कुछ विशिष्ट प्रकार की जठरीय ग्रंथियां का निर्माण होता है। और इन जठर ग्रंथियों को हम अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार ये पाचन में अपना योगदान देती है।